कोलकाता हाई कोर्ट में एक माँ और बाप अपनी बेटी की हत्या और रेप के लिए एक याचिका दायर करते हैं। बताते हैं कि साहब, पहले हमारे पास फोन पहुंचता है और कहते हैं कि तुम्हारी बेटी की तबीयत खराब है, यानी कि वो बीमार है। माँ बाप रोने लगते हैं, परेशान हो जाते हैं और घर में कुछ ऐसी आशंका जाहिर सी होने लगी थी कि जैसे कोई बहुत बड़ी अप्रिय घटना हो गई है। वो बार बार ये जानने की कोशिश कर रहे थे। तब बताया जाता है कि तुम्हारी बेटी ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार वो करे तो क्या करे। इसके बाद माँ और बाप सीधा हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। वहां जाने के बाद कहते हैं कि हम अपनी बेटी से मिलने आए हैं। आखिरकार क्या मामला है, क्या माजरा है। तब डॉक्टर लोग या जो भी वहां पर मौजूद होते हैं वो उन्हें कहते हैं कि तुम थोड़ी देर आराम करो, बैठो, पानी पियो, उसके बाद में बात करते हैं। इसी तरह से इंतजार करते करते 3 घंटे का समय बीत जाता है, लेकिन माँ और बाप की कोई भी सुध नहीं ले रहा था। जो भी आता था बस आना जाना और एक दूसरे से कानों में खुसर पुसर चल रही थी। वो क्या निर्णय लेना चाहते थे, क्या नहीं, ये बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था। तभी कोई व्यक्ति उनके पास आता है और आने के बाद कहता है कि सेटलमेंट कर लो। यानी कि जो व्यक्ति अपनी बेटी को देखने के लिए पिछले 3 घंटे से पल पल तरस रहा है, उनके कानों में बस एक आवाज पहुंचती है कि सेटलमेंट कर लीजिए। किस तरह का सेटलमेंट कर लीजिए? जैसे ही हाई कोर्ट ने ये बात सुनी, याचिका सुनी, दरअसल इससे पहले पूरे देश भर में इस घटना को लेकर बवाल मचा हुआ है। बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। जो बीमार हैं उन्हें अस्पताल में इलाज इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि डॉक्टर ही सुरक्षित नहीं है। तो ऐसे में फिर इलाज होगा कैसे? अब ऐसी सिचुएशन में हाई कोर्ट इस बात को लेकर थोड़ा तल्ख होता है, गुस्सा भी आता है। और गुस्सा आने के बाद वो कहते हैं कि ऐसा कुछ हुआ है तो ठीक है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कहती है कि अगर हम 7 दिन में सबूत नहीं जुटा पाए या मामले की जांच ठीक से नहीं कर पाए तो 7वें दिन हम इस मामले को सीबीआई को सौंप देंगे। 7वें दिन इस मामले को सौंपेंगे तो हो सकता है कि तुम इन सबूतों के साथ छेड़छाड़ करो। इसलिए 5 दिन में अगर तुम कुछ नहीं कर पाए तो 5 दिन में ये मामला सीबीआई को दिया जाता है, यानी सीबीआई को जाता है। इसी के साथ एक और बात पकड़ी गई कि ये जो मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल होते हैं, प्रिंसिपल ने ये जिम्मेदारी ली, नैतिक जिम्मेदारी वो कहते हैं। एक ट्रेनी डॉक्टर जिसकी रेप के बाद हत्या हुई है, वो उनकी बेटी की तरह है। इसी वजह से मैं एक पेरेंट होने के नाते अपने पद से इस्तीफा देता हूं। अभी पद से इस्तीफा ही दिया था कि राज्य सरकार ने उन्हें कोलकाता मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल का प्रिंसिपल बना दिया। इनकी ऐसी क्या जल्दी थी? प्रिंसिपल ने इस्तीफा दिया है, तुरंत ही इसको जिम्मेदारी दे दी गई। अब ऐसी स्थिति में हाई कोर्ट जो तल्ख रवैया अपनाता है, वो 2 बातें कहते हैं कि इस मामले की जांच सीबीआई करेगी और दूसरी बात कि प्रिंसिपल को आप छुट्टी पर भेजते हैं। दरअसल आज की जो घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, इस घटना के माध्यम से ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार उस लेडी डॉक्टर के साथ उस भयानक रात में कब और क्या हुआ था। ये जानने की कोशिश करेंगे, ये समझने की कोशिश करेंगे। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता की। यहाँ 55/20 शंभुनाथ पंडित रोड निवासी एक व्यक्ति जिसका नाम होता है संजय राय। दरअसल संजय रॉय 5 अगस्त 2024 को जाता है एक बैठक में शामिल होने के लिए। दरअसल ये पुलिस कल्याण बोर्ड में सिविल वॉलंटियर के रूप में काम करता है, जिसकी बैठक थी 5 अगस्त को। जब ये निकलता है तो 8 अगस्त को वहां से वापस आ जाता है। जैसे ही वापस आता है तो ये बैठक हो रही थी सलवा में। सलवा यहाँ से लगभग 140 किलोमीटर दूर पड़ता है कोलकाता से, जहां पर इसका आवास होता है, घर होता है। और ये उस बैठक में शामिल होने के बाद सीधा पहुंच जाता है आरजीकर मेडिकल हॉस्पिटल में। तो ये वहां जाता है। एक दोपहर का समय था। एक मरीज को लेकर दरअसल उस मरीज को भर्ती ये कराता है और भर्ती कराने के बाद फिर वहां से चला जाता है। 8 अगस्त 2024 की रात लगभग 11 बजे के आसपास ये वाकया उस मरीज को, जिसको दोपहर में अभी एडमिट कराकर वो आया था, उस मरीज से मिलने के लिए वो आता है। इसका एक्सरे वगैरह या फिर उसको देखने के लिए कि इसकी तबीयत कैसी है, ठीक है या नहीं। दरअसल उसको देखकर जबकि उसके परिवार के लोग भी मौजूद होते हैं, अब यहां से वो वापस चला जाता है। वापस जाता है तो रात के लगभग 1 बज जाते हैं और 1 बजे अब वो उस मरीज से नहीं बल्कि इसी बिल्डिंग के अंदर किसी दूसरे मरीज से मिलने के लिए जाता है, उसकी मदद करने के लिए उससे बातचीत करता है। आज उसका ऑपरेशन होने वाला था और बातचीत करके यहां से निकल जाता है। अब रात के लगभग 1:30 बजे के आसपास यहां से हॉस्पिटल से बाहर निकलता है और परिश्रम आके घूमने लगता है। एक कहानी ये जो संजय रॉय की चल रही है, जो बैठक में शामिल होता है, हॉस्पिटल आता है, मरीज को देखता है और उसके बाद फिर दूसरे मरीज को देखने के लिए आता है।
इस तरीके की कहानी चल रही है। लेकिन एक और कहानी है जो दूसरी कहानी है। दरअसल आपको ये भी बताते चले, जो संजय रॉय है वो पुलिस कल्याण बोर्ड का एक सिजिक वॉलंटियर भी है। और दरअसल ये एक ऐसी टी शर्ट पहनकर घूमता है जिस टी शर्ट पर लिखा है कोलकाता पुलिस। बड़ी संख्या में लोगों को यही मालूम था कि ये शायद पुलिस वाला है। पुलिस की तरह चलना, उसी की तरह बातें करना, और ये बॉक्सर होता है। बॉक्सर जो फिटनेस इसकी ठीक ठाक से होती है, तो इसको बड़ी संख्या में लोग भी यही समझते हैं। और पुलिस के बड़े बड़े अधिकारियों के साथ इसके ताल्लुकात बनाए जाते हैं, उनके साथ इसका उठना बैठना था। इसी वजह से हॉस्पिटल के किसी भी हिस्से में ये जा भी सकता था और आ भी सकता था। शायद किसी को रोकने की, किसी को टोकने की हिम्मत भी नहीं होती थी। एक कहानी जो संजय रॉय की ये चल जाती है। दूसरी कहानी होती है 31 साल की एक ट्रेनी डॉक्टर की, जो कि चेस्ट मेडिसिन डिपार्टमेंट पीजी सेकेंडरी की एक स्टूडेंट होती है। इसी आरजीकर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल कोलकाता के अंदर अभी इनकी रोज की नाइट शिफ्ट ड्यूटी थी। ये नाइट शिफ्ट में ड्यूटी करने के बाद रात के 11 बजे के आसपास इन्होंने अपने माँ और पापा से बातचीत भी की। जैसे रोजमर्रा की जिंदगी में घर वालों की फिक्र होती है कि हमारी बेटी बाहर गई है, कैसी है, ठीक है या नहीं। वो अपनी माँ से कहती है कि माँ, मैं थोड़ा राउंड अप कर लूं, जाकर मरीज को देख लूं। मरीजों को देखने के बाद फिर आराम से बातें करते हैं। तो ऐसे में अब 2 बज जाते हैं। उसके बाद वो अपने 2 जूनियर के साथ बैठकर खाना खाती है। खाना खाने के बाद कहती है कि मैं थोड़ी थक सी गई हूँ, इसलिए जाकर आराम कर लेती हूँ। आराम इसी बिल्डिंग के अंदर 4थी मंजिल पर एक सेमिनार हॉल है, उसके अंदर वो जाती है और जाकर वहां आराम करने लगती है। तो अब ये जाकर लगभग बताया जाता है कि 2 से 3 बजे के बीच में ये वाकया है। तो जब वहां ये सेमिनार हॉल में जाती है और वहां जाकर आराम करने लगती है, तो उधर वो जो संजय राय होता है, तो संजय रात के 3 बजे के आसपास इसी चेस्ट मेडिसिन बिल्डिंग के अंदर प्रवेश करता है। वहां जाने के कुछ ही देर इधर उधर घूमता है और कुछ देर घूमने के बाद सीधा इसका जो सेमिनार हॉल है, इस सेमिनार हॉल के अंदर जाता हुआ सीसीटीवी कैमरे के अंदर कैद हो जाता है। अब ये अंदर तो चला जाता है, लगभग 40 से 45 मिनट के आसपास ये अंदर रहता है। उसके बाद ये 4:37 पर, जो 8 और 9 अगस्त 2024 की रात होती है, यानी कि अब सुबह हो चुकी है, 4:37 के आसपास यहां से ये निकल जाता है, जो कि निकलता हुआ सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाता है। अब तक यहां तक बिल्कुल शांति थी, किसी को कोई खबर नहीं थी, कुछ पता नहीं था कि आखिरकार हुआ क्या है। लेकिन जैसे ही दिन निकलता है, सुबह के 6 बजते हैं, तो एक कर्मचारी जो कि सेमिनार हॉल के अंदर जाता है और जाकर देखता है, तो देखते ही उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। दरअसल वहां एक लाश पड़ी हुई है जो खून से बुरी तरह से लथपथ है। जैसे उसने लाश को देखा, तो उसे देखने के बाद वो चीखने लगता है और चीखता चिल्लाता हुआ उस सेमिनार हॉल से बाहर निकलता है। उसकी चीखों को सुनने के बाद आसपास में जो काम कर रहे हैं वो भी देखते हैं और उनकी आंखें भी खुली की खुली रह जाती है। अब शुरुआत में ये समझ नहीं पा रहे थे कि आखिरकार मामला क्या है, आखिरकार हुआ क्या है। तो इसी बीच में जो डॉक्टर की टीम भी वहां पहुंच जाती है, जो अधिकारी होते हैं वो भी वहां पहुंच जाते हैं। तो देखते हैं कि इस मामले को लेकर कहीं ना कहीं शुरुआत में ही मेडिकल कॉलेज की इमेज खराब ना हो जाए, इससे दबाने की कोशिश की जा रही थी। और इसीलिए उन्होंने शायद जो लड़की, जो लेडी डॉक्टर के माता पिता होते हैं, उनके पास जो सूचना पहुंची थी, तो पहले बताया गया कि तुम्हारी बेटी बीमार है। उसके बाद बताया गया कि उसने अपनी जिंदगी खुद खत्म कर ली है, समाप्त कर लिया है। और तीसरी बार उनको बताया गया है कि आप एक काम करिए, हॉस्पिटल आ जाइए। और 3 घंटे तक उन्हें अपनी बेटी का चेहरा देखने के लिए इंतजार करना पड़ता है। और जब उन्होंने अपनी बेटी को पहली बार देखा था, तो बेटी की स्थिति अर्धनग्न अवस्था में थी। नीचे के हिस्से पर कोई कपड़ा नहीं था और जिस रूप में बेटी पड़ी हुई थी, उसे देखकर किसी की भी आंख सिहर जाएगी और परेशान हो जाएगी और सोचने पर मजबूर हो जाएगी। जो माँ बाप पहले से थोड़ा डरे सहमे थे, रो तो रहे थे, लेकिन अपनी बेटी की उस हालत को देखने के बाद उनसे रहा नहीं जाता है। फिर जो लाश होती है उसको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। अस्पताल में अब जो पोस्टमार्टम होता है, उसकी जो रिपोर्ट आती है, तो पता चलता है कि प्राइवेट पार्ट से ब्लड बह रहा है, आंखों से खून बह रहा है, मुंह से भी खून निकल रहा है। अब ऐसी स्थिति में जो आशंकाएं व्यक्त कर रहे थे कि आखिरकार ये किसने किया और क्या किया, चेहरे हो या नाखून पर भी चोट के निशान पाए जाते हैं। पेट और जो लेफ्ट पैर होता है उसमें भी चोट के निशान थे। गर्दन की हड्डी टूटी हुई थी। राइट हाथ, सीधा जो हाथ था उसमें भी चोट लगी हुई थी। होंठों पर भी चोट लगी हुई थी। शरीर का कोई भी ऐसा हिस्सा नहीं था जहां पर चोट के निशान नहीं थे। आखिरकार ये किसने किया, क्यों किया? पुलिस के लिए सवालों पर सवाल थे। अब पुलिस ने शुरुआत में इस मामले को कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश करी। यही कारण है कि माँ बाप को मजबूरन याचिका दायर करनी पड़ी है और कोर्ट को इस मामले में हस्तक्षेप करना पड़ा।
अब इस मामले की जब पुलिस जांच पड़ताल करती है, जांच पड़ताल करने की एक वजह यह भी बन जाती है कि देखते ही देखते यह मामला सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोरने लगता है। अब चाहे टीवी हो, अखबार हो, प्रिंट मीडिया हो, कहीं भी क्यों ना हो, हर जगह इसी ट्रेनी लेडी डॉक्टर के साथ इतनी हैवानी की घटना दूर दूर तक फैल जाती है कि निर्भया 2.0 की तरह ये दूसरी घटना बिल्कुल वैसी है। किसने किया, क्या किया? जब पुलिस सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश कर रही थी तो लाश के पास एक ब्लूटूथ मिलता है, और जो ब्लूटूथ मिलता है तो इस हॉल के आसपास जो भी देखे जा रहे थे उन देखे गए व्यक्तियों को बुलाया जाता है, और बुलाने के बाद पता चलता है कि इसमें एक ऐसा व्यक्ति है जिसका नाम संजय रॉय है, जो संजय रॉय के ब्लूटूथ से मैच कर जाता है। अब ऐसी स्थिति में संजय रॉय ने जो कपड़े पहने हुए थे वो कपड़े पहने हुए था ही नहीं, यानी वो बदल चुका था। यहां से वो सीधा पहुंचता है पुलिस के बैरक में, और वहां जाकर वो सो जाता है, आराम करता है। बताया जाता है कि वो शराब का आदी है, उस दिन भी उसने शराब पी हुई थी। अब वो वहां जाकर आराम करता है और उसकी आंख खुल जाती है। उसके बाद उसे होश आता है कि उसने तो बहुत बड़ा कांड कर दिया है, शायद पकड़ा जाएगा। इसीलिए उसने जल्दी जल्दी सबूतों को मिटाना भी शुरू कर दिया। पुलिस ने जब उसे बुलाया था तो वो अपने जूते साफ नहीं कर पाया, और उसके जूते पर उस महिला डॉक्टर के ब्लड के निशान थे। अब जब आशंकाएं व्यक्त की जा रही थी कि आखिरकार इस 40 से 45 मिनट के अंतराल में हुआ क्या है, तभी इस तरह से कुछ कल्पना की जाती है कि जैसे प्राइवेट पार्ट से, क्योंकि उसे ब्लू फिल्म यानी कि पॉर्न साइट देखने की बुरी आदत थी उसके मोबाइल में भी, और वैसे भी वो अलग अलग वक्त में देखा करता था। लेकिन पॉर्न साइट में भी उन साइटों को देखा करता था, उन पॉर्न को देखा करता था जिसमें बेहद बुरे तरीके से किसी महिला के साथ कोई गंदा घिनौना कृत्य किया जाता है। और ठीक वैसे ही उसने भी वैसा ही घिनौना और गंदा कृत्य किया, जिसकी वजह से लेडी डॉक्टर के प्राइवेट पार्ट से ब्लड बह रहा था, खून बह रहा था। इसके साथ ही उसकी आंखों से और मुंह से खून आने की जो वजह बताई गई, और जब इस महिला डॉक्टर ने विरोध करने की कोशिश की तब उसका जो चेहरा था, उसका जो सर था, उसने बहुत ही तेजी से दीवार में मारा। लेकिन डॉक्टर ने चश्मा पहना हुआ था, जिसकी वजह से उसकी आंखों में जो चश्मा लगा था उसका शीशा टूट जाता है, जो कि आंखों के अंदर चला जाता है और चेहरे के अंदर भी चला जाता है, यानी कि मुंह के अंदर जाता है, जिसकी वजह से उसकी आंखों से, उसके मुंह से ब्लड बह रहा था। और ऐसी स्थिति में लेडी डॉक्टर ने बचने की तमाम कोशिशें की, छटपटाई, ताकि अपने आप को बचा सके, सेव कर सके। क्योंकि संजय रॉय बॉक्सर होता है और उसने उसके साथ बॉक्सिंग करनी शुरू की, उसको बहुत बुरी तरीके से मारना पीटना शुरू कर दिया। यही कारण था कि उसके चेहरे पर भी चोट लगी, उसके पेट में भी चोट लगती है, उसके लेफ्ट पैर में भी चोट लगती है, और गर्दन जिसे उसने लगातार दबा रखा था तो गर्दन की हड्डी टूट जाती है, और राइट हैंड पर भी चोट लग जाती है, होंठों पर भी चोट लगी है। क्योंकि ये एक रिपोर्ट भी चल रही है कि डॉक्टर की मौत हो जाती है। डॉक्टर की मौत होने के बाद उसने फिर से उसके साथ बलात्कार किया था, यानी कि अब वो विरोध करने की स्थिति में नहीं थी, और जब वो अपने मन को संतुष्ट कर लेता है उसके बाद वो वहां से चला जाता है। हालांकि शायद उसने सोचा हुआ नहीं था कि वो पकड़ा भी जाएगा, लेकिन उसके कानों से निकला हुआ ब्लूटूथ, साथ ही उसके जूते पर लगा हुआ वो खून, वो उसे वहां तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभा सकता है। उसने कभी सोचा नहीं था। जब पुलिस ने इस इंसान के बारे में जांच करने की, पड़ताल करने की कोशिश की तो पता चलता है कि उसने 4 शादियां की हुई थी। पहली शादी करता है, छोड़कर चली जाती है। दूसरी शादी करता है, छोड़कर चली जाती है। तीसरी शादी में भी बीवी छोड़कर चली जाती है, और चौथी बीवी की मौत हो जाती है किसी बीमारी के चलते। अब वो बीमारी क्या थी उसके बारे में तो पता नहीं, लेकिन ये बताया जाता है कि जिस तरह से पॉर्न साइट वो देखा करता था, गंदी फिल्में देखा करता था, गंदी फिल्में देखने के बाद अपनी बीवियों के साथ भी वो वैसी ही हरकत करता था, इसीलिए वो वहां से चली जाती है। और जब आसपास के लोगों से ये जानने की कोशिश की जाती है तो वो बताते हैं कि इसके घर से चीखने चिल्लाने की आवाज भी आती थी, यानी कि वो अपनी पत्नी के साथ इस तरह से मारपीट भी किया करता था। और शायद इसीलिए इसकी बहन से रिश्ते ठीक नहीं थे, क्योंकि ये अमानवीय तरीके के हरकत करता था। अभी अपनी माँ के साथ रह रहा था और वो बाहर या घर में ऐसे ही रहता था जैसे कोई पुलिस वाला हो, यानी कि कोलकाता पुलिस में। हालांकि वो मांडी के रूप में काम करता था, महज 12,000 उसको मिलते थे, और ये अपना इस तरह से जिंदगी जी रहा था। और अस्पताल में आना जाना ये भी जानकारी मिल रही थी कि मरीजों को सिर्फ इसीलिए हॉस्पिटल में भर्ती कराया करता था जिससे कि उनसे पैसे मिल सके, क्योंकि किसी भी मेडिकल कॉलेज में मरीजों को आसानी से भर्ती नहीं मिलती है, क्योंकि वहां पर मरीजों की संख्या बहुत ज्यादा होती है और सुविधाएं ज्यादा होने की वजह से हर कोई यही चाहता है कि उसका यहाँ पर इलाज हो जाए।
और ऐसी कंडीशन में ये शायद यहाँ पर दलाल का काम भी करता था और वहां पर ये पैसे भी कमाया करता था। लेकिन जिस तरह की शुरुआत पुलिस के इस मामले को लेकर भूमिका रहती है, क्योंकि इसके बड़े अधिकारियों के साथ संपर्क रहते हैं और परिवार के लोगों से ये कहा जाता है कि सेटलमेंट कर लीजिए। अब वो किस तरह से सेटल करना चाह रहे थे ये समझ नहीं आता है। अब ऐसी स्थिति में जो पुलिस की कार्य प्रणाली थी, सरकार की जो नीति थी कि हम 7 दिन में ऐसा करेंगे, तो घर वालों ने, परिवार वालों ने याचिका दायर करते हैं। मामला हाईकोर्ट पहुंचता है। हाईकोर्ट में इस मामले को बड़ी ही गंभीरता से लिया जाता है। कहते हैं कि अब 7 दिन नहीं बल्कि 5 दिन में ही इस मामले को सीबीआई को सौंप दीजिए, क्योंकि पता नहीं आप कितने सबूतों के साथ छेड़छाड़ करते हैं। इस मामले की जांच जरूर होनी चाहिए। अब पुलिस पर हाईकोर्ट को भरोसा नहीं है, परिवार को भरोसा नहीं है और कहीं ना कहीं पूरे देश को भी भरोसा नहीं है। लेकिन बात अगर हम सीबीआई की करें तो सीबीआई ने पहले बहुत सारे मामलों में जांच पड़ताल की है और ऐसे में अगर हम यहाँ पर एक फिल्म के हीरो सुशांत सिंह राजपूत, उनके मामले की जब जांच की गई तो उनका मामला शायद आज तक लटका हुआ है। ऐसे न जाने कितने मामले हैं सीबीआई के जहां जांच तो की जाती है और सीबीआई पर बहुत से मोटे तौर पर पैसे तो खर्च किए जाते हैं, लेकिन किसी भी मामले का इतनी जल्दी आसानी से रिजल्ट नहीं निकलता है। अभी ये मामला चल रहा है और पता नहीं पुलिस इस मामले की बढ़िया से बढ़िया जांच करती है या नहीं करती है। क्या सीबीआई मामले की जांच करेगी या नहीं करेगी और क्या ये मामला ठंडे बस्ते में चला जाएगा? इसका भविष्य क्या होगा और क्या हमें पुलिस पर भरोसा करना चाहिए या सीबीआई पर भरोसा करना चाहिए, समझ नहीं आता। या फिर साथ काम करने वालों पर भरोसा करें। जो व्यक्ति रोज हॉस्पिटल आता था उस पर भरोसा करे या ना करे बिल्कुल भी समझ नहीं आता। महिलाएं न ही घर में सुरक्षित है और न ही बाहर काम करने जाती है वहां पर सुरक्षित है। जहां देखो वहां उन पर गिद्धों जैसी निगाहें नजर बनी रहती है। लेकिन महिलाओं की अपनी जिम्मेदारी बनती है कि उन्हें ये लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ेगी, उन्हें ये लड़ाई खुद ही जीतनी पड़ेगी। वो जहां भी जाती है चारों तरफ वो अपने आप को तभी सुरक्षित महसूस कर सकती है जब वो इस तरह से सचेत रहे, सतर्क रहे। और शायद इसीलिए भी कि हम इन घटनाओं को आप तक लेकर आते हैं, ताकि आप इन घटनाओं से सबक लेकर सचेत रहे और सुरक्षित रहे, और ताकि कभी किसी लड़की के साथ, कभी किसी महिला के साथ ऐसी कोई घटना ना हो। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है।